हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो रिवर लुखा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपसे बोलेंगे लुच्चे लफंगे को लुखा लफंगा, और फिर वो अगर वो बोले कि अरे यार मुझे लुखा क्यों बोल रहा है, तो बोला अरे मैं तुझे लुखा थोड़ा ना बोल रहा, मैं तो एक नदी की बात कर रहा हूँ, जो नदी कहाँ पर है, मेघालय में है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल में। फिर डिस्कस करेंगे तेजस्विनी इनिशिएटिव के बारे में। फिर ज्योग्राफी का एक टर्म है हॉट स्प्रिंग, तो ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान का मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल क्या है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये घिसा बेटा टॉपिक इतनी बार रिपीट हो रहा है, अब तो आप लोग भी पढ़ पढ़ के इस टॉपिक को बोर हो चुके होंगे कि ईरान जो है वो यूरानियम का इनरिचमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको लेकर एक आर्टिकल आया है। तो इस टॉपिक को तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए बुरी तरह से, तो इसको जो है वो फिर से बोर करूंगा, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, राइट। और काला पानी डिस्प्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि काफ़ी पहले ये टॉपिक आया था पिछले साल, अभी फिर से जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल रखा है कि स्टबल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वही जो स्टबल बर्निंग जिसके कारण हम लोग होती है, पोल्यूटेंट जो रिलीज होता है, राइट। तो आपको पता है इसके बारे में। तो उसमें पैडी स्ट्रॉ जो होता है, एक्चुअली क्या होता है कि किसान जो है वो खेत में, राइट, जब कटाई करते हैं तो उसके बाद फिर वो जो भूसा बच जाता है ना, तो वो स्टबल होता है, तो उसको किसान जला देते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस भूसे को उठाकर आप गायों को खिला दो, राइट, कैटल की फीड के लिए जो है वो काम में आएगा। तो ये प्रपोजल पंजाब सरकार ने रखा है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए बायो डिकम्पोजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक भी रिपीट हो गया है, तो बायो डिकम्पोजर अब तो ध्यान में रखना, ये टॉपिक 3 से 4 बार रिपीट हो गया है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, राइट। फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दीज आर सम टॉपिक्स जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो रिवर लूखा के बारे में बात करेंगे, लूखा नदी के बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेघालय स्टेट गवर्नमेंट, अ डिटॉक्सिफाइंग पायलट प्रोजेक्ट हैज ब्रॉट रिवर लूखा बैक फ्रॉम द डेड। तो हमें क्या चीज समझ में आ रही है, पहला पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है कि रिवर लूखा कहां पर है, तो ये मेघालय में है। दूसरा पॉइंट, मेघालय के अंदर एक डिटॉक्सिफाइंग पायलट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने इस डेड रिवर को, यानी कि लूखा रिवर डेड हो गई थी, डेड हो गई का मतलब क्या है, तो एनवायरमेंट स्टडीज में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है, यूपीएससी के पेपर 3 में ये टॉपिक आपका है, राइट। और अगर आप यूपीएससी 2022 के बैच में हैं तो मैं आपको उसको कवर करवाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी 2022 के बैच में जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरा डिटेल में मैं कवर करवा रहा हूँ। और इस क्लास को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था, कोई भी एरिया जैसे एक्वेटिक एरिया, समुद्री एरिया या रिवर का एरिया, वहां पर जब भी कोई भी एक्वेटिक स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती है, यानी कि समुद्र के नीचे कोई भी प्रजाति किसी क्षेत्र पे, समुद्र के एरिया पे या फिर पानी के एरिया पे, अगर कोई भी प्रजाति, पानी की प्रजाति अगर वहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उसकी मृत्यु हो रही है, तो वो एरिया डेड जोन जो है वो कहलाता है। तो इस नदी में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, जिसके कारण से ये नदी जो है वो पूरी डेड हो गई थी, यानी कि ये नदी डेड जोन में जो है वो डिक्लेयर हो गई थी, यानी कि वहां पर कोई भी प्रजाति सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो मेघालय के डिटॉक्सिफाइंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन लोगों ने नदी को साफ किया, और नदी को साफ करके उसे एक्वेटिक स्पीसीज के सर्वाइवल के लायक बनाया। तो इस ये जो डिटॉक्सिफाइंग पायलट प्रोजेक्ट है, और ये डेट की जो यहाँ पर बात की हुई है, तो उसका जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ये समझने के लिए ये चीज जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। क्योंकि सिर्फ ये रिवर डेड हो गई, सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। वो डेड क्यों हुई, डेड जोन क्या होता है, उसका भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। चलो लूखा नदी के बारे में बात करें गाइस। तो ये हम लोग को नदी ईस्ट जयंता हिल डिस्ट्रिक्ट पर देखने को मिलती है। अब जयंता हिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जयंता हिल्स जो है वो कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है मेघालय के अंदर हमें देखने को मिल रही है जयंता हिल्स, राइट। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि लूखा नदी की ट्राइब्यूटरी जो है वो, उसका क्या नाम है, तो लूनार नदी इसका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नारपुर रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, तो मेघालय आपको ध्यान में रखना है। तो नारपुर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इन क्षेत्र से बहती हुई ये नदी बांग्लादेश जो है वो चली जाती है, राइट। और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये नदी जो है वो डिटॉक्सिफाई जो है वो हो गई है। डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नदी को जो है वो डेड से वापस जो है वो ले आए हैं ये लोग, राइट। डेड जोन से वापस लिविंग जोन आप कह सकते हैं, उसमें जो है वो डिक्लेयर कर दी गया। वैसे लिविंग जोन इज नॉट द टर्म, डेड जोन टर्म है, कि डेड जोन जो है वो उससे बचा लिया गया इस नदी को। अब लूखा रिजर्वायर ऑफ फिश जो है वो कहा जाता है। लूखा नदी स्थानीय पनार भाषा में मछली जलाशय हम लोग को देखने को मिलता है। लोकल पनार लैंग्वेज में
ये रिजर्वायर ऑफ फिश है और जो टॉक्सिक हो गई थी, यानी कि यहाँ पर अब फिश वगैरह नहीं सर्वाइव कर पा रही थी और लगभग बताया जा रहा था कि एक दशक पहले इसे टॉक्सिक जो है वो माना जाता था और कहा जाता था कि इसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। बट अब फाइनली इनके इस डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये रिवर वापस से डेड जोन से जो है वो ठीक हो गई है, राइट, बाहर निकल आई है डेड जोन से। तो देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। ये आप एनवायरमेंट में मतलब पेपर 3 के अंदर इस प्रकार के जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पोल्यूटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में जो रिलीज हो रहे हैं, राइट, वाटर जो डेड जोन में जो डिक्लेयर होते जा रहे हैं, तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि देखिए मेघालय ने सक्सेसफुली अपनी जो रिवर है लूखा रिवर, उसको सक्सेसफुली जो है वो डेड जोन से निकाल लिया है, राइट। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे तेजस्विनी पहल के बारे में, तेजस्विनी इनिशिएटिव के बारे में। वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है ये, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का। तो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, तेजस्विनी इनिशिएटिव जो है वो वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है, एक सेफ्टी इनिशिएटिव है जिसमें मेन फोकस किया गया है महिलाओं के ऊपर, और दिल्ली का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनिशिएटिव का एम क्या है? टू रीच आउट टू वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एंड फीमेल सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल्सो टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वो बस महिलाओं तक पहुंचना, और स्पेशली टारगेट किया गया है वरिष्ठ नागरिक यानी कि महिलाओं पर, वरिष्ठ महिलाओं के ऊपर, फीमेल सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, उनके अधिकारों को सेव करना और इवन वुमेन और चिल्ड्रन की डिग्निटी को जो है वो सेफगार्ड करना, राइट। तो इस पर मेनली फोकस जो है वो किया गया है। टास्क एंड असाइनमेंट्स आर कैरीड आउट बाय वुमेन बीट स्टाफ, एक महिला बीट स्टाफ है, इनके द्वारा ये टास्क कंडक्ट किया जा रहा है, असाइनमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। इट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स रीच एंड स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए इस तेजस्विनी इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट जो चलते हैं, जो इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो एनहांस हो गए। तो देखो आपको तो सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी, तेजस्विनी इनिशिएटिव जो है वो क्या है, तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव हम लोग को दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। और ना ही सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी, महिलाओं को अपने अधिकार जो है वो मिल सकें, राइट, तो उसके लिए असिस्ट कर रहे हैं ये वुमेन बीट स्टाफ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी हॉट स्प्रिंग के बारे में। द हॉट स्प्रिंग point in Ladakh is one of the 4 points where Indian and Chinese armies went face to face back during standoff in May 2020। तो आप जानते हैं पिछले साल जो है वो इंडिया और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने जो है वो लद्दाख पर खड़ी हो गई थी, राइट। स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड हॉट स्प्रिंग की बात करें गाइस, तो ट्रेडिशनली इसे कहते हैं क्याम। क्या कहते हैं? क्याम इज अ कैंप साइट एंड द लोकेशन ऑफ एन इंडियन बॉर्डर चेक पोस्ट पेट्रोल पॉइंट 15 एट चैंग चेनमो रिवर वैली इन लद्दाख। तो ये चैंग चेमो रिवर वैली जो है वो कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन आए तो लद्दाख आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर ये एक पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारी इंडियन जो सेना है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, गश्त जो है वो लगाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, ये स्पॉट was so named due to the presence of hot spring in this area। अब हम बात करेंगे थोड़े से जोग्राफिकल टर्म के बारे में। तो इस स्पॉट का नाम हॉट स्प्रिंग इसलिए पड़ गया क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलता है हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग क्या है? देखो, एक आप अगर कभी हिमाचल प्रदेश गए होगे या फिर आपको कुछ कुंडों के बारे में पता होगा, कुछ रिलीजियस कुंड वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर आप जाते हैं और वहां पर ऑटोमेटिकली पानी जो है वो गर्म होता रहता है, भाप जो है वो निकलती रहती है, पानी गर्म होता रहता है, उसमें लोग डुबकी भी लगाते हैं, पूजा करते हैं, है ना। बट वो एक्चुअली किस कारण से होता है, वो इस प्रकार की भाप क्यों निकलती रहती है, क्यों पानी गर्म होता रहता है? क्योंकि उसके नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस हॉट स्प्रिंग, दिस एक्टिविटी, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एरिया है ये गलवान वैली के साउथ ईस्ट क्षेत्र पर हम लोग को हॉट स्प्रिंग एरिया देखने को मिल रहा है लद्दाख का। और ये कोंगका ला जो कि एक दर्रा है, एक पास हमें देखने को मिलता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पर हम लोग को कोंगका ला देखने को मिलता है और यहीं पर ही है ये। तो देखो, आपको कोंगका ला पता होना चाहिए, गलवान वैली पता होना चाहिए, हॉट स्प्रिंग एरिया आपको पता होना चाहिए, जैसे क्याम जो है वो कहते हैं, चैंग चेनमो रिवर वैली आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लद्दाख में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? और ये जो दर्रा हमें देखने को मिल रहा है कोंगका ला, ये पास है। इट ऑल्सो मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन टू ऑफ चाइनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोविंस, जिंगजियांग टू नॉर्थ एंड तिब्बत टू द साउथ। तो इस दर्रे पर ही हमें देखने को मिलता है कि जिंगजियांग और तिब्बत
की बाउंड्री हम लोग को नजर आती है, जो कि काफी सेंसिटिव प्रोविंस है चाइना की। कोंगका ला हमें देखने को मिलती है कि चाइना की G219 हाईवे के वेस्ट पर हम लोग को नजर आती है, जो कि जिंगजियांग और तिब्बत से कनेक्ट करती है। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। गाइज, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बिल, राजस्थान मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल, राजस्थान का विवाह पंजीकरण विधेयक। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने काफी आलोचनाएं किए जाने के बाद राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को वापस ले लिया है। अभी इस बिल को राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो वापस ले लिया है, राइट। यह बिल जो है ये नाबालिगों सहित सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी प्रावधान को लेकर विवाद में फंस गया है। तो कंट्रोवर्सी में ये बिल जो है वो कैसे फंसा कि ये बिल जो है वो बात कर रहा था माइनर्स के मैरिज की रजिस्ट्रेशन की। एंड लेट मी टेल यू, आप जानते भी हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि माइनर्स की जो मैरिज है वो इलीगल होती है। इलीगल, माइनर्स की मैरिज इलीगल होती है। 18 साल से कम की उम्र की जो बच्चियां हैं और इवन मेल ऑल्सो, तो वो इलीगल है। जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं मेल और फीमेल की जो मिनिमम मैरिज एज जो है वो कितनी है, जरा लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो ये बिल ने क्या किया था गाइस, ये बिल ने 2009 का एक कानून है, राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009। तो इस कानून के सेक्शन 5 और सेक्शन 8 को अमेंड करने को लेकर ये लोग बिल लेकर आए थे, राजस्थान सरकार बिल लेकर आई थी। इसमें ये सेक्शन 5 और सेक्शन 8 डील कर रहे थे, यानी कि वो चेंजेस करना चाह रहे थे कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो है वो चेंजेस किए गए बिल के अंदर। साथ ही साथ जो ड्यूटीज होगी, ड्यूटीज किन की, जो पार्टीज टू अ मैरिज, यानी कि एक कपल जो है उनकी ड्यूटी किस प्रकार की होगी, जो वो मेमोरेंडम को, अपने ज्ञापन को जो सबमिट करते हैं, राइट, तो उस दौरान उनकी क्या ड्यूटी होगी, तो इसके बारे में जो है ये सेक्शन 5 और सेक्शन 8 जो है वो डील करता है। तो बस ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया, बट वी आर स्टिल स्टडिंग दिस टॉपिक क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं कि क्या इशू था, राइट, कि जिसके कारण से राजस्थान का जो ये बिल है वो वापस ले लिया गया। एक्चुअल में क्या है कि मेंस में लिखने के लिए जो है वो आप कुछ पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान को लेकर, कि राजस्थान ने एक कंट्रोवर्सी के चलते, एक्चुअली इसने क्या किया था, राजस्थान ने ये माइनर्स के मैरिज की रजिस्ट्रेशन को जो है वो लीगल बना दिया था, कि जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम की है उनकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लीगल मतलब बनाने का ये बिल जो है वो बात कर रहा था, और जो कि इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गया था, राइट। तो ये एक इशू था जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में एज सच तो नहीं आएगा, बट फिर भी एग्जांपल के तौर पर आप यूज कर सकते हो। और वैसे तो प्रीलिम्स में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन, बट फिर भी आई वांट यू टू टेल कि क्या था इस बिल के अंदर, क्या इश्यूज थे, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो यूपीएससी लेवल की। तो अमेंडमेंट authorizes the women above 18 years to provide information of their marriage on their own। जो महिला 18 साल से ऊपर की उम्र की हैं तो वो खुद से अपनी इंफॉर्मेशन अपनी मैरिज के बारे में बताएंगी। व्हाट डज दिस मीन, कि जो महिला 18 से कम की हैं तो उनके पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मैरिज का। 18 से कम मतलब कि माइनर एज की मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लीगलाइज कर रहा था ये पर्टिकुलर बिल, राइट। और इसने अमेंड किया था, मैंने बताया आपको, सेक्शन 5 सेक्शन 8 को जो है वो अमेंड किया। द ओरिजिनल प्रोविजन इन द लॉ, जो ओरिजिनल कानून जो हम लोग को ये 2009 का देखने को मिला था, इसमें ये था कि जो भी कपल की जो शादी होती है, दूल्हा दुल्हन की जो शादी होती है, जिनकी उम्र 21 साल से कम की है, राइट, तो 30 दिन के अंदर अंदर दोनों मैन और वुमेन जो होंगे, राइट, उनका क्राइटेरिया पहली बात तो सेम होगा, और 30 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन उनके पेरेंट्स को कराना पड़ेगा। यानी कि जिनकी उम्र 21 साल से कम की है, जिन वर वधु की, दूल्हा दुल्हन की, तो उनका रजिस्ट्रेशन उनके पेरेंट्स आकर करवाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। अमेंडेड वर्जन क्या कहता है, देखिए, पेरेंट्स मस्ट रजिस्टर द मैरिज विद इन 30 days ऑफ वेडिंग इफ द ब्राइड इज अंडर 18 एंड ब्राइड ग्रूम इज अंडर 21। वर और वधु की आयु 21 और 18 वर्ष से कम होने पर उनके पेरेंट्स जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर उनकी मैरिज का। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि 18 साल से कम की उम्र की बच्चियों की जो शादी होगी तो उसको भी लीगलाइज करवाया जाएगा। तो इसी चीज को लेकर, इसी इशू को लेकर ये बिल जो है वो कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, एंड नाउ इस बिल को वापस ले लिया है राजस्थान सरकार ने।
राज्य सरकार का तर्क था कि इस संशोधन से विवाह के लिए निर्धारित आयु केंद्रीय कानून के अनुरूप हो जाएगी। केंद्रीय कानून में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि मैंने अभी आपसे पूछा था और ये इसका करेक्ट आंसर है। बट द पॉइंट इज कि लिखा इस प्रकार से इन्होंने ये था कि 18 साल से कम की उम्र की जो बच्चों की जो शादी करवाई जाएगी, बच्चियों की स्पेशली शादी करवाई जाएगी, तो उनका रजिस्ट्रेशन उनके पेरेंट्स करवाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है कि माइनर मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लीगलाइज किया जा रहा था, तो इसी प्रोविजन को लेकर इस बिल को इन्हें हटाना पड़ा और ये बिल कंट्रोवर्सी में आ गया था। बाल विवाह का पंजीकरण किए जाने से ऐसे विवाहों को शीघ्रता से रद्द किया जा सकेगा और सरकार को अधिक संख्या में पीड़ितों विशेषकर विधवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो देखो होता यही है कि ये चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रही थी कि 18 साल से कम की उम्र के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लोग आएंगे तो उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देंगे। तो बट ऐसा नहीं था, ऐसा करवाना नहीं चाहिए था, इस चीज को जो है वो प्रोविजन में ऐड ही नहीं करना चाहिए था, राइट। अभी ये कंट्रोवर्सी में पड़ गया। इफ पास इट वुड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर चाइल्ड मैरिज। अगर ये पास हो जाता तो चाइल्ड मैरिज जो है वो होना शुरू हो जाती इन स्टेट एंड गिव वैलिडेशन टू व्हाट इज अ सोशल ईविल। और ये वैलिडेशन जो है वो साबित हो जाता है, यानी कि मान्यता मिल जाती सामाजिक बुराई को, इस प्रकार की चाइल्ड मैरिज को। एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज वुड लेजिटिमेट इट। बाल विवाह का अनिवार्य पंजीकरण इस तरह के विवाहों को वैधता प्रदान करेगा फिर, राइट, अगर पास हो जाता तो। और गाइस एक्टिविस्ट भी ये कहते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इनफैक्ट गवर्नमेंट क्लेम्स के विपरीत जो है वो चला जाएगा अगर वो नहीं बनता है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो कि एक कपल है, इनकी शादी होती है, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं बन पाया, राइट। जैसे लेट्स से कि वो जो दुल्हन है उसकी उम्र 18 से कम की है और उनका उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर। फिर क्या होगा आगे चल के, आफ्टर फ्यू ईयर्स ये अगर लीगली डिवोर्स करना चाहें, राइट, लीगली डिवोर्स करना चाहे, लीगली अलग होना चाहे, स्पेशली मेल जो है वो अगर लीगली अलग होना चाहे, राइट, तब उस समय जब ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के पास ये अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बना ही नहीं है। तो कोर्ट जो है वो इनके शादी के क्लेम को जो है वो इलीगली शादी के क्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बोलेगी कि आपकी तो शादी हुई नहीं, हम मानते नहीं। तो इससे बताओ क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे डिवोर्स के बाद आपको पता है कि जब हस्बैंड जो है उसको अपना मतलब रेगुलर बेसिस पर अपनी वाइफ की देखभाल के लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है, आपको ये चीज पता होगी, है ना। उसकी वाइफ अपनी देखभाल जो है वो कर सके इसलिए उनको पेमेंट करनी होती है। इवन प्रॉपर्टी वगैरह पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ क्लेम जो है वो वाइफ का हम लोग को नजर आता है। तो राइट, तो वो लीगली जो है वो जुडिशरी के अंदर ये सेटलमेंट जो है वो होता है। तो जब इस सेटलमेंट की जब बात आएगी तब जुडिशरी जो है वो क्लियरली मेंशन करेगी कि हम आपकी शादी को जो है वो लेजिटिमेट मानते ही नहीं है, राइट, क्योंकि आपकी शादी जो है वो ही नहीं है, सर्टिफाइड ही नहीं है, राइट। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी के नाम पर जाना जाता है, जैसे कि कोई भी इंसान है, राइट। जैसे कि आप कल को कलेक्टर जब बनेंगे, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो आपका जो आईडी कार्ड होगा तो वही आपकी पहचान जो है होगी, वही बताएगा कि हाँ यार आप जो है वो ऑफिसर हैं, राइट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे ऑफिसर भी नहीं, कॉमन मैन की बात करो, आधार कार्ड जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स है, तो इसी के थ्रू तो वैलिडेशन होता है कि हाँ यार ये व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, राइट। तो अब वो मैरिज का वैलिडेशन ही नहीं है तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये एक इशूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और राजस्थान ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा लगता है कि कानून ने बाल विवाह की घटनाओं को कम करने में मदद की है, जैसा कि 2015 और 16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों में दर्शाया गया है, राइट। तो इस कानून ने काफी हद तक राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को जो है वो कम किया है, कम करने में मदद करी है, राइट। तो ये बेसिक सी चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। सो गाइस नाउ वी विल स्टार्ट विद पेपर 2 एंड बाय द वे हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है कि मतलब ये रूटीन में काम जो है वो होता रहता है तो उस कारण से कोई फेस्टिवल वगैरह याद रह नहीं पाता है। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। एंड आप लोग को भी अभी जो है वो कोई दशहरा वगैरह पर या किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल पर, अब देखो फेस्टिवल आते रहेंगे, दिवाली आएगी, राइट, होली आएगी, तो देखो ये सब फेस्टिवल तो चलते रहेंगे यार। बट एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, एक बार आपने लग कर 8 महीने तक की तैयारी कर ली ना, तो इस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर दिन आपकी दिवाली होगी, हर दिन ईद होगी, हर दिन आपका फेस्टिवल होगा यार। सिर्फ एक बार लगकर तैयारी करो, फेस्टिवल तो हर साल आएंगे। ये तैयारी एक बार आप अचीव कर लोगे, या फिर आज का टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया ना, आज का टाइम अगर आपका चला गया, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिग्रेट इन फ्यूचर कि अरे यार काश थोड़ा मन लगाकर मेहनत कर ली होती, पढ़ाई कर ली होती, आज सिलेक्शन हो गया होता,
तो कल की डेट में काश ना बोलना पड़े, इसके लिए आज की डेट में जी जान लगाकर तैयारी करो और लग कर तैयारी करो यार। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो मजा आ जाना है, लाइफ चेंज हो जानी है यार। आप किंग की तरह जो है वो बन जाओगे। आप अगर चाहते हो कि आपको लोग सल्यूट करें, आपके माँ बाप की इज्जत हो, इज्जत तो अभी भी है, नो डाउट हमेशा रहेगी, राइट, बट क्या होता है कि आपके बनने के बाद वो जो लेवल होगा वो अलग ही होगा। मैं एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहूंगा। कल की क्लास मेरी यूपीएससी 2020 जीएस की थी, 2022 की जनरल स्टडीज की रेगुलर क्लास थी। उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया था। मैं आप लोग को भी, सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स को। तो मैं जब दिल्ली में रहता था तब उस समय जब मेरे जो रूम पार्टनर थे तो उनके दोस्त जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे और वो लास्ट अटेम्प्ट में, छठे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने पांचवें अटेम्प्ट तक इंटरव्यू दिए थे। आप समझिएगा, उनका नाम राजीव वर्मा करके, वैसे एक्चुअल नेम राजीव बटिया है बट वो वर्मा करके जो है वो लिखते हैं। तो वो मेरे मतलब फॉर्चुनेटली मेरे जो रूम में आए थे वो कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, लिटरली 3-4 दिन के लिए वो रहे थे रूम में और उनसे काफ़ी कुछ सीखा था मैंने। तो मैं आप लोग को भी एक चीज़ जो है वो उनकी बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक स्टोरी मुझे बताई थी जो कि काफ़ी आपको जो है वो मोटिवेट करेगी। देखिए क्या था कि वो ट्रेन से जा रहे थे एक जगह पर और डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट उनको मिल गई थी, तो वो ट्रेन से एक जगह पर जा रहे थे। सेकेंड एसी में थे वो, अपने पापा के साथ थे और सिर्फ उनके पापा थे उनके साथ और एक जगह पे आकर वो बैठे थे और फिर आप ऑब्वियस बात है, आप जाते हैं ट्रेन में तो आसपास लोग भी रहते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे करके जो है बातचीत होना शुरू हो गई और बहुत वो बच्चों के साथ भी खेल रहे थे उनके, नॉर्मल थे। और हर जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर ट्रेन स्टॉप हो रही थी उस जगह पर एक पुलिस वाला आता था अंदर और बोलते थे कि सर आप ठीक तो हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, चाय पानी, मतलब हर स्टेशन पर। क्योंकि उनको पता रहता है कि यार यार कौन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कौन ब्यूरोक्रेट ट्रैवल कर रहा है। हर स्टेशन पर पुलिस वाले अंदर आते थे और उन्हें, मतलब हर स्टेशन के पुलिस वाले, अलग अलग स्टेशन के पुलिस वाले अंदर आते थे और उनसे बोलते थे कि सर आपको कुछ चाय पानी, कुछ कुछ सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ खाएंगे क्या सर, ये मिठाई, मतलब हर हर पुलिस स्टेशन पर जो गाड़ी रुक रही थी उस पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाले आ रहे थे अंदर। अब ये चीज जब पैसेंजर ने देखी तो उनको लगा यार कोई बड़ा अधिकारी है, तो उनको लगा कि राजीव सर नहीं, उनके पापा जो है वो अधिकारी हैं, राइट, फादर उनके अधिकारी हैं। तो उन्होंने उनके फादर से पूछा कि सर आप जो है वो कोई पोस्ट में है क्या बड़ी। तो उनके फादर ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं मैं नहीं, ये मेरा बेटा है जो पोस्ट पे है। तो बात वही है, देखो कि मतलब एक तो वो दिखने में थोड़े यंग थे और बंदे ने छठे अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया। पेशेंस इस एग्जाम का देखो यार। और ये वाली चीज अगर चाहिए ना, ये खुशी अगर चाहिए, ये अगर जलवे चाहिए, ये लाइफस्टाइल चाहिए कि यार व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। और दूसरी बात, जब आप राजा बनोगे, मतलब डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, आईपीएस बनोगे, पीपल विल गोइंग टू एंटरटेन यू, लोग आपको एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन इन द सेंस कि आज की डेट में हंसाने के लिए, यार मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको कि आप खुश रहो, इसके लिए लोग हर वो हद जो है वो पार करने के लिए रेडी रहेंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे, लाइन लगी रहेगी लोगों की कि सिर्फ आप जो है वो मुस्कुरा दो, खुश हो जाओ, आपका अट्रैक्शन गेन करने के लिए। तो वो वाली चीज अगर आपको चाहिए तो इस एग्जाम की लग कर तैयारी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाड़ में जान दीजिए सब प्रकार के फेस्टिवल को, सब कुछ। अभी सिर्फ मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई। तो देखो कितनी बेहतर, और ये रियल स्टोरी है और ये मैं उनके साथ रहा हूँ और मुझे पता है यार कि उस इंसान ने बताया लिटरली कि कमलाक्ष मैं शाम में 6 बजे से लेकर, और उन्होंने भी, अमित भाई ने भी बताया था जो मेरे रूम पार्टनर थे, इन लोग सब एक टाइम पर एक साथ रहते थे। तो अमित भाई का नहीं हुआ था, राजीव भटिया हो गया था। उन्होंने बोला था सर ने कि शाम में 6 बजे मैं बैठता था पढ़ने और सुबह 6 बजे उठता था। उनका क्या रात में पढ़ने का वो रहता था। बोल रहे थे कि यार मॉर्निंग में मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉइस होता था, तो इसलिए मैं रात में 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो पढ़ता था, राइट, कंटिन्यूअस। और उसके बाद उनका ये रूटीन था, रेगुलर रूटीन, नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उस बंदे ने 5 इंटरव्यू दिए और छठे में क्लियर हुआ। 5 इंटरव्यू स्टेज में जाकर गिरने का, आपको समझ में आ रहा है कि कितना पेशेंस लेवल चाहिए। यहाँ पर तो लोग 2 बार प्रीलिम्स क्रैक करके अगर गिर जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार लाइफ जो है वो खराब हो गई। नहीं, देखो यार, आप अगर कंसिस्टेंट हो तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी, बट डेफिनेटली मिलेगी, बट यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहिए। यूपीएससी 2022 बैच में मैंने स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए टास्क वगैरह अलॉट किए हुए हैं। रेगुलर बेसिस पर मैं अपडेट्स उनसे लेता हूं कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, कवर किया कि नहीं किया, पूछ भी लेता हूं। कई बार तो अभी बीच में मैंने एक मैप का टास्क दिया था, तो उसमें मैंने तुरंत पूछा कि स्टूडेंट्स ने कर ली और तुरंत उनसे फोटोज मंगवा ली, खिलाओ दो भेजो जरा, राइट, क्रॉस चेक। तो क्या होता है कि जब तक आपके पास, क्या होता है, हम ह्यूमन का जो है वो एक नेचर होता है
हमारे पास जब तक कोई डंडा करने के लिए नहीं बैठा होता ना, तब तक हम लोग करते नहीं है। और ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स में। और ये मैंने कब ऑब्जर्व करी, जब मैंने एक जिम ज्वाइन किया। और जब मैंने पहले भी जिम जाता था, बट मेरा क्या रहता था कि मैंने पीटी नहीं लिया हुआ था, पर्सनल ट्रेनर नहीं हुआ था, तो मैं उतना रेगुलर नहीं था, उतने सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता था। बट वंस आई हैव, मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है वो क्या होता है यार, अपन को अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करना होता है। मैं अपने एक्सपेंसेस 12th के बाद से मैनेज कर रहा हूँ, वो भी प्रॉपर तरीके से, खुद के सभी एक्सपेंसेस। आज की डेट में मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, बट मैं अपने जिम का जो है वो साल का, मतलब पिछले साल से ही मैंने शुरू कर दी है बहुत सारी चीजें जो है वो अपने लिए कर रहा हूँ, और उससे यार पॉजिटिव मुझे इम्पैक्ट जो है वो मिला है। मैं अपने जिम की जो फीस पे करता हूँ वो 80 to 87,000 होती है। लास्ट ईयर 87,000 थी, इस बार 80,000 के अराउंड जो है वो, मतलब 79 समवेयर अराउंड फीस जो है वो आती है जिम की। अब मैं क्यों देता हूँ इतनी ज्यादा जिम की फीस, क्यों? क्योंकि मैं हर मंथ मुझे जो है वो चाहिए अपना एक पर्सनल ट्रेनर जो मेरे लिए हर चीज जो है वो डिजाइन करके रखे। मुझे सिर्फ अपने जिम जाना है और जिम जाकर वो जैसे जैसे मुझे वर्कआउट बताएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो हमेशा अपने पास कोई ना कोई एक परफेक्शनिस्ट रखो, अपने पास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति रखो जो कि आपको जो है वो समय समय पर गाइड करे। और इस प्रोग्राम के अंदर यूपीएससी 2022 के अंदर मैं वो आपका मेंटरशिप वाला प्रोग्राम जो है वो मैंने लेकर आया हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 3-3 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, 3-3 आवर्स की क्लासेस हो रही हैं, बट उस 3 आवर्स की क्लासेस को गेन करने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द डे। आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है, आपको वेरियस टास्क दिए जाते हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिवीजन, ये जो आप लेक्चर्स देखते हैं मॉर्निंग में, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कह रखे रखा है कि आपको सिर्फ पढ़ते पढ़ते लिखते चलना है, अपने पेन को जो है वो चलाते चलना है, बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आप नोट्स बना रहे हो और याद रहेगा उसके लिए आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो। शाम में मैं उनसे पूछता हूँ, वो मतलब पता करता हूँ कि उनको कितनी चीज मेमोराइज हो पाई कि नहीं हो पाई। ऐसे ही वीकली रिवीजन होगा, राइट, फिर मंथली रिवीजन होगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन का पूरा मैंने प्लान बना के रखा हुआ है, और क्लियरली बोल के रखा है कि सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ इस प्लान पर स्टिक करके चलो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी 4 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी जिस स्टूडेंट्स को एनरोल करना है कर लो, क्योंकि मैं इस मंथ के बाद तो बोलने ही नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि 7 महीने में पिछला 1 महीना जो छूट जाएगा उसको गेन करने में स्टूडेंट की बैंड बच जाएगी, राइट। इसलिए मैं अगले महीने से कुछ बोलूंगा नहीं, जिसको ज्वाइन करना भाई करे, जिसको नहीं। स्पेशली मैं तो अभी तो रेगुलर स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, नए स्टूडेंट्स उतना शायद ना जानते हो मुझे, राइट, मेरी कैपेबिलिटीज नहीं जानते हो, बट मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स है दे नो इट वेरी वेल अबाउट मी। तो अगर आप थोड़ा भी सोच रहे हो, क्योंकि इस बैच के अंदर मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने जो बैचेस लिए थे, जैसे पॉलिटी का, एनवायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्होंने भी इनरोल किया टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच। और इस बैच में तो सबसे अच्छी बात है यार, आपके लिए ईएमआई ऑप्शन रख दिया है मैंने। पहले मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसमें मुझे लॉस होते हैं और वेरियस कई बार टैक्सेस वगैरह में भी दिक्कतें आती है शो करने में या उसको मैनेज करने में प्रॉपरली, क्योंकि क्या रहता है करंट अकाउंट से पूरी चीजें लिंक्ड होती हैं और इतने सारे ट्रांजेक्शन फिर उनको प्रॉपरली जो अपने सीईओ को बताना पड़ता है, तो बहुत सारे पंगे होते हैं, आप जानती हो बिजनेस में। तो वही चीज है कि आपके लिए ये सब जो सुविधा रखी है, ईएमआई ऑप्शन रखा है, तो उसको आप जो है वो यूज करो यार। अभी मत सोचो किसी चीज के बारे में, अभी कंसिस्ट, और अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करो बहुत अच्छी बात है। मुझे कल अपना एक फ्रेंड भी जो है बोल रहा था कि अरे यार क्या हुआ था कि वो मेरे साथ ही था और एक स्टूडेंट से मेरी बात चल रही थी, एक वॉइस नोट पे मैं उनको जो है वॉइस नोट दे रहा था। एक्चुअली एक स्टूडेंट जो है वो उन्होंने कल या परसों की बात आए थे कि उन्होंने एक मतलब उनकी दीदी जो थी, फैमिली थी, तो उन्होंने बोला था कि आप दिल्ली जो है वो चले जाइए। दिल्ली जाकर एक कोचिंग का नाम लिया था उन्होंने कि वहां जाकर जो है वो कोचिंग ज्वाइन करो। वाजीराम का जो है वो नाम लिया था, वाजी राव बोल रहे थे वो, बट आई नो कि वाजीराम का नाम था। बट मैंने उनको क्लियरली ये चीज मेंशन करी कि वाजीराम की फैकल्टी अब नेक्स्ट आईएएस में चली गई है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैकल्टीज है जिसके लिए वाजीराम जाना जाता था, तो यू शुड ज्वाइन नेक्स्ट आईएएस अगर आपको दिल्ली जाकर 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने हैं तो। बट बिफोर गोइंग देयर वो, और देखो जहां पर भी आपने जो भी अभी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी कोचिंग बुरी नहीं होती है। आपने अगर कोचिंग को ज्वाइन किया है, उन पे फेथ करो, उनसे जो है वो तैयारी करो अपनी, और कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी में, राइट। मुझे ज्वाइन किया है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। और जो वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से गाइड कर रहे हैं, उस प्रकार से गो थ्रू करिए। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है यार, कोचिंग में हम जो जो कन्वेंशनल चीजें जो होती हैं, जो मैंने आज की डेट में जो है वो नोटिस करी कि कोचिंग में स्टूडेंट जाता है, पढ़ता है, सर जो है वो पूरी चीज जो है पढ़ाते हैं, अपने नोट डाउन नोट्स करवा देते हैं। तो एक बुक हो गई नोट्स की, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर स्टूडेंट को एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। फिर वो बोलते हैं आप एडवांस बुक पढ़ो, फिर स्टूडेंट एडवांस बुक पढ़ता है, उसके नोट्स बनाता है, फिर इन सब चीजों को कंसोलिडेट करता है, राइट, एक करता है। तो इसमें क्या होता है, उसका मेजर टाइम जाता है, क्योंकि सर जो कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं टॉपिक से पढ़ा रहे हैं जो बुक्स में आया है,
और यूपीएससी के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो वाई यू आर वेस्टिंग टाइम इन दीज नोट्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको डायरेक्ट किताबों से ही पूरी एक एक पन्ना सामने रखकर पढ़ाऊंगा, और यही चीज जो है वो बैच के अंदर चल रही है, एक एक पन्ना एक एक चीज की। और जो अंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो चीज मेंशन है, जो एज इट इज लिखी हुई है, कल ही एक टॉपिक के ऊपर जो है वो मतलब स्टूडेंट को लगा कि सर आप शायद जो है वो इस बारे में गलत लिख रहे हो, बुद्धिज्म के ऊपर बोधिसत्व का टॉपिक था, बोधिसत्व। तो लोगों को लगता है बोधिसत्व, और उसमें हेडलाइन भी दी हुई है कि बोधिसत्वा जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, राइट, कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए बोधिसत्वास का मेजर रोल है। बट एक्चुअली बोधि उनको स्प्रेड करने के लिए ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए भी बोधिसत्वा इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है। अब आप बोलोगे यार डिक्लाइन के लिए कैसे यार, हमने तो पढ़ा है कि यार वो तो मतलब उनके कारण से बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ अचानक से वेरियस कंट्रीज के अंदर। तो देखो बोधिसत्वास कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो लोग हैं जिन्हें एनलाइटनमेंट, ज्ञान जो है वो हासिल हो गया, प्राप्त हो गया। दीज वर मॉन्क्स, ये मॉन्क्स है ना। अब ये मॉन्क्स है। अब इसमें ये चीज मेंशन थी कि बोधिसत्वास क्या कर रहे हैं कि इन्हें एनलाइटनमेंट हासिल हो गया, दे आर बिकमिंग आइसोलेट। क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि वो आइसोलेट हुए हैं, राइट, वो एक एकांत में चले गए और वहां जाकर वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो एकांत में चले गए, वहां जाकर मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई, इससे प्रॉब्लम ये आई कि रेदर देन गोइंग इन फॉरेस्ट और गोइंग समवेयर केव्स वगैरह में और मेडिटेशन करने की जगह, दे मस्ट रिमेन इन वर्ल्ड। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा है बट लोग इसे हाईलाइट नहीं करते हैं। दे मस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यानी कि ये सब एक्टिविटीज करने की जगह, दे मस्ट रिमेन इन वर्ल्ड, दुनिया में रहें और दुनिया में स्प्रेड करें चीजों को, दुनिया में स्प्रेड करें बुद्ध के मैसेजेस को, अच्छाई को, राइट। तब इससे क्या होगा कि बुद्धिज्म और तेजी से फास्ट स्प्रेड होगा, राइट। अभी बुद्धिज्म में डिक्लाइन क्यों हुआ था, द रीजन बीइंग इज बोधिसत्वास की ये प्रैक्टिस कि वो एकांत में चले गए थे, वो आइसोलेट हो गए थे, राइट। बोधिसत्वास जो आए, जो चीज जो शुरू हुई, इवॉल्व हुई, तो उसका तो स्प्रेड हुआ, बट उसके बाद चीजें रुक सी गई, थम सी गई। क्यों? क्योंकि जो एनलाइटनमेंट हो रहे थे, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, दे आर बिकमिंग आइसोलेट फ्रॉम द सोसाइटी, वो सोसाइटी से आइसोलेट होते जा रहे थे। तो दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी प्रॉपरली डेवलप, कि जब आप लिख रहे हो कि बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में, कौन सोचेगा कि बुद्धिज्म के स्प्रेड, बोधिसत्वा जो है वो डिक्लाइन है, बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपने ये वाले वर्ड लिख दिया और जिस प्रकार से मैंने ये चीज समझाई है, अगर आपने वो 2 पॉइंट्स लिख दिए, आपका आंसर जो होगा वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और दूसरों से हटकर हो जाएगा। सेम चीजें तो सभी लोग लिख रहे हैं ना, आपके आंसर में वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज कहाँ है, तो वो मैं आपकी पुट करता हूं, उसमें मैं आपके एफर्ट्स डालता हूं। क्योंकि पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, बट इस एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, और कौन सा क्वेश्चन कब आएगा और किस तरीके के क्वेश्चन में कौन सी चीज डालनी है, दैट आई टेल यू, राइट। तो इसको ज्वाइन करो, स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट। अभी भी टाइम गया नहीं, सिर्फ 4 ही दिन जो है वो हुए हैं, और उस 4 दिन को भी रिकवर करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा तेज जो है वो चलना पड़ेगा दूसरों से। तो इसलिए बहुत हेल्पफुल बैच होने वाला है आपका, और चालू हो ही गया है। और अगले साल से मेरा टारगेट ये भी ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू करने का। मैं ऑफलाइन बैच भी जो है वो अगले साल से जो है वो शुरू करूंगा, ये टारगेट कर रहा हूँ इस चीज़ पर। एंड क्योंकि यार मेरे को चाहिए सिलेक्शन, मेरे को ये नहीं चाहिए कि स्टूडेंट आए, फीस दे और हो गया, अपना काम हो गया, जैसे कि नॉर्मली होता है। बट मैं नहीं, मैं फॉलो अप लेता हूँ। मैं वो बोलते हैं ना कि डंडा मारने वाली पॉलिसी, कि भाई मैं डंडा मारता हूँ कि क्यों नहीं आया, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ, आई विल टेल यू द सोल्यूशन, राइट। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं, मेरा काम आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने का और ये इंश्योर करने का कि आप जो है वो सिलेक्शन हासिल करें, राइट। बट देखो अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, कोई भी कोचिंग, कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। आई कैन गाइड यू, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपके साथ रह सकता हूँ, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स में आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ, बट अल्टीमेटली अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। चलो एनीवेज, मैंने थोड़ी ज़्यादा जो है वो बात कर ली, इस बारे में ज़रूरी भी रहता है, राइट। आपको डोज मिलते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर डोज मिलेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो एक मोटिवेशन हमेशा डेवलप रहेगा, एक्टिव रहोगे। तो ईरान मेक्स मोर 20% एनरिच्ड यूरेनियम देन वॉच डॉग रिपोर्टेड। तो वी नो अबाउट इट, हम जान ही रहते समय से कि ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। अगेन फिर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें इसने एनरिचमेंट जो है वो किया। अब कितना किया है, क्या किया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड या नॉट इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। तो सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि यूरेनियम जो है वो एनरिचमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा,
मतलब ईरान जो है वो यूरानियम का इंट्रिचमेंट जो है वो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी और इसके बारे में भी पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ पर आपको 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी आइडिया है ही, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, जिसे हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील 2015 के नाम से जानते हैं। P5+1 कंट्री, अब देखो माहौल क्या था इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट हमारे साथ जो नए रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो एक मैं जनरल सा छोटा सा आइडिया जो है वो आपको देता हूँ इस पूरी चीज़ के बारे में, पूरे इशू के बारे में जो हुआ था। देखो बहुत ध्यान से सुनो स्टोरी को। एक टाइम था 2015 के पहले का, ईरान की बैंड बज चुकी थी। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है E=E, ठीक है। ईरान की बैंड बज गई थी। किस प्रकार से बैंड बजी थी कि कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि इंटरनेशनली उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे, सभी कंट्रीज को कह दिया गया था कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगी। अब जिस भी कंट्री में ट्रेड नहीं होगा उसकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी नहीं, राइट, फर्स्ट पॉइंट। और उसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो डेवलप नहीं कर पाएगी। E=E, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जिस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है, वो एक एम्पायर जो है वो अपना बनाती है, स्टैब्लिश करती है, समृद्ध होती है। और एम्पायर बनाने के लिए या इकोनॉमी को एनहेंस करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? एक्सपोर्ट की आवश्यकता है। इकोनॉमी कब एनहेंस होगी, कब बढ़ेगी? जब एक्सपोर्ट होगा। तो दो ई इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, E=E, इकोनॉमी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इकोनॉमी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, एंड देन इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तब डेवलपमेंट होगा, जब एक कंट्री जो है वो ग्रोथ करेगी, राइट, हमें देखने को मिलेगा। तो अभी ईरान के साथ क्या हुआ? एक्सपोर्ट जो है उसके नहीं हो पा रहा है, किसी भी कंट्री के साथ वो ट्रेड नहीं कर पा रही, दैट्स वाई वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो उसके कारण ईरान बहुत परेशान थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था ईरान के अंदर, बहुत बुरी हालत हो गई थी इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमी शटडाउन को लेकर, राइट। हमारे अभी देखो लॉकडाउन के अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि काम वाम बंद हो गया था, ट्रेड नहीं हो पा रहा था। इवन आज भी फुल जो कैपेसिटी में ट्रेड अभी भी जो है वो नहीं हो पा रहा है, बट जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो रही है। इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो वी आर ऑन अ राइट पाथ, बट फिर भी इफेक्ट तो हुआ ना एकदम से। लॉकडाउन ने ही, मतलब एक कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने ही हमें देखने को मिला था कि कुछ समय के लिए पूरे मतलब लॉकडाउन जो है वो कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, रूट्स वगैरह सब कुछ जो है वो बंद हो गए थे, सप्लाई चेन बंद हो गई थी। तो आप सोचिए ईरान एक कंट्री जो कि काफी सालों से इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो फेस कर रही है, इंटरनेशनल सैंक्शन जो है वो फेस कर रही है, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो वो जो समय आ गया था 2015 का, जिसमें घुटने पे बैठ गया था ईरान, एंड इसी समय का वेट कर रही थी ये पावरफुल कंट्रीज। तो मुझे बताइए जरा P5+1 कंट्रीज में कौन सी कंट्री है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएं। तो हुआ ये था कि जब ये चीज, ये एक्टिविटी जब हमें देखने को मिल रही थी कि हो रही थी, राइट, जब उसकी हालत जो है वो खराब हो गई थी, जब वो घुटने पे बैठ गया था, तब दे थॉट, पावरफुल कंट्रीज थॉट कि यार अब वो सही समय आ गया है कि ईरान के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट की लिमिट करने का। अब ईरान के साथ बैठे हुए ईरान के सामने एक पेपर रखा, एक एग्रीमेंट था, इसमें बोला, इसमें लिखा कि मेंशन किया गया कि देखिए हम आपकी ट्रेड को वापस शुरू कर देंगे, ना ही सिर्फ इतना, हम आपको पैसा देंगे, जिससे कि आपका जो अभी लॉस हुआ है, जो इश्यूज हुआ है आपकी कंट्री में, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस फेस कर रहे हो, हम आपको जो है वो हेल्प करेंगे। वी विल गोइंग टू हेल्प यू एंड हेल्प यू टू रिकवर योर इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सकें उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, राइट। बट शर्त यह है कि आपको अपने यूरेनियम को लिमिट करना पड़ेगा, उसके एनरिचमेंट को लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो अबाउट इट कि यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट हम लोग को रॉ मटेरियल देखने को मिलता है फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए, न्यूक्लियर एक्टिविटी करने के लिए, राइट, वी नो अबाउट इट। तो ये चीज जो है वो रख दी थी। फिर ईरान मरता क्या नहीं करता, उसने उसे साइन किया, और ये भी इसके अंदर मेंशन था कि रेगुलर बेसिस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स, यूनाइटेड नेशन की ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके ऑफिसर्स आएंगे और आकर रेगुलर विजिट जो है वो करेंगे, राइट, चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि आप जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एनरिचमेंट कर रहे हो उसका, या उस लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहे हो, तो वो चीज जो है वो देखी जाएगी। तो ये चीज तो चल रही थी 2015 की न्यूक्लियर डील के अंदर। एंड देन केम द टाइम ऑफ 2018। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर अगेन इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, क्लियरली बोल दिया सभी कंट्रीज को, जीरो ट्रेड पॉलिसी रिलीज करी थी, आपको शायद याद होगा, जीरो ट्रेड पॉलिसी ईरान ने जो है वो बोल दिया था, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को बोल दिया था कि ईरान किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी। अगेन सिचुएशन सेम, जो 2015 से पहले की थी वो 2018 से फिर शुरू हो गई।
फिर 2018 के एंड में, 2019 के स्टार्टिंग में, 2019 के एंड में ईरान ने कई बार वार्निंग दी, कहा यूनाइटेड स्टेट्स को कि मैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तक मैसेज पहुंचाया कि मैं फिर से अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट की एक्टिविटी कर दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसने न्यूक्लियर एक्टिविटी को मैं अपनी बनाऊंगा ये नहीं कहा, यूरेनियम एनरिचमेंट करूंगा मैं, ये कहा। और इसने ये चीज जो है वो ऑफिशियली मेंशन करी है, कहीं पर भी इसने ये नहीं बोला कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि यार ये इतनी ह्यूज मात्रा में यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो डेफिनेटली ये बनाएगा, क्योंकि डिटरेंट के तौर पर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो है उसकी अभी इशू जो है वो चल रहा है, तो अपने आप को जो है पावरफुल बनाने के लिए या अपने आप को जो है वो वेपन्स वगैरह अपने पास जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए करेगा ही हरकत, राइट। और एक प्रकार से इंटरनेशनल ऑर्डर में वो करेगा, इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करेगा, राइट। तो उसके लिए जो है वो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने वेपन्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए, बनाना शुरू किए बैकग्राउंड में, वी नो अबाउट इट, बट इसने ऑफिशियली इस चीज को नहीं डिक्लेयर किया। इसने बोला कि मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, क्लीन एनर्जी जनरेट करनी है, दैट्स व्हाई मैं इस न्यूक्लियर एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होऊंगा, मैं बॉम्ब्स बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज उसने कही, बट वी नो अबाउट इट कि वो क्या करेगा, राइट। उसकी स्ट्रैटेजी हमें पता है। तो ये चीज जो है वो शुरू हो गई। अब उसने यूरेनियम एनरिचमेंट अपना करना भी शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर ईरान के ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स के इस कारण, इस एक्टिविटी के कारण क्या हुआ कि उसने यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया, बट इंटरनेशनल प्रेशर जब क्रिएट हुआ ईरान के ऊपर, तो ईरान ने बोला कि अरे भैया मैं ये न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, चलो आपको नहीं लगता तो एक काम करो, आकर 3 महीने के लिए मेरे यहाँ विजिट कर लो। अब ये वाली जो डील जो थी ना, इसको साइन करना महंगा पड़ गया। और जिस समय ये डील हो रही थी उस समय मैंने अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को क्लियरली बोला था कि देखिएगा, एक बार ये डील अगर साइन हो गई तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन फ्यूचर ईरान के ऊपर कुछ सालों तक जो है वो मॉनिटर करना, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट में तो बोल दिया कि आप आओ, चलो आकर देख लो कि मैं कोई भी मतलब न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, बट शर्त सिर्फ ये है कि आप 3 महीने की मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ विजिट। अब अब ऑफिशियल गए, 3 महीने तक इन्होंने विजिट करी। जैसे ही 3 मंथ्स का पीरियड एंड हुआ, अब फिर इसने क्या किया, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे वेरियस सोर्सेज का जो है वो कहना था, वेरियस सोर्सेज के थ्रू, इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू पता लग गया कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम एक्टिविटी को और भी इनहेंस कर रहा है, और भी जो है वो बढ़ा रहा है, राइट। अब इसने, ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनल कंसर्न वाली बात हो गई थी, इंटरनेशनल टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई, राइट, इस चीज के कारण। अब जब फिर से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला कि यार हमारे ऑफिशियल को आने दो, आकर विजिट करने दो, ईरान क्लियरली सेड कि यार अभी तो तुम लोग गए थे यार, अभी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, अभी तो तुम अलाउ किया 3 महीने का। तो ये 3 महीने की लॉलीपॉप दिखाकर उसने अपने आप को कुछ सालों के लिए सिक्योर कर लिया। अब जब भी इशू आएगा मॉनिटर करने का, वो क्लियरली बोलेगा 3 महीने। अगर इस 3 महीने के एग्रीमेंट की जगह रेगुलर चेक्स अगर हो जाता कि हर 3 महीने में एक बार आएंगे अथॉरिटीज विजिट करके जाएंगी, तो मजा आ जाता, तो ठीक रहता, राइट। बट इस सिर्फ 3 महीने के रेगुलर चेक्स के कारण ये दिक्कत जो है वो हो गई। अब लेट से कि अगर आगे चल के अगर वो अलाउ ना करे तो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको एक अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल जाएगा, राइट, इसको एनहांस करने के लिए, अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट। बट अगर अलाउ नहीं किया, मॉनिटर ने नहीं करने दिया अथॉरिटीज को, तो ये बनाएगा, और करने दिया तो फिर रेगुलर बेसिस पर एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, तब तो थोड़ा ठीक है। बट फिर भी आप जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि हम ही को देख लो, आपने वो पोखरान मूवी जो है वो देखी होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी यूनाइटेड स्टेट्स की सैटेलाइट से बचाकर। तो बचाने के वेरियस तरीके हैं, और आज की डेट में तो सैटेलाइट्स और ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, राइट। तो बचाना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी होता है, ऊपर से भी जो है ईरान को ऊपर से भी जो है मॉनिटर किया जा सकता है बेटर तरीके से, बट क्या होता है उसके भी कई बार जो है वो बहुत सारे तोड़ हो जाते हैं, राइट। क्योंकि जैसे कि हमें देखने को होता है, जैसे एमआरआई मशीन है, उसमें भी हमें न्यूक्लियर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं कि लगाए जाते हैं रेडिएशन के लिए, बट वो किस लिए लगाए जाते हैं, और जो दूसरे रेडिएशंस है उनको ब्लॉक करने के लिए। तो वो चलो वो चीज आपके स्टैटिक पोर्शन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अभी के लिए जो मेन जो मुद्दा था ये वाला, तो ये क्या डील है, ये हमें देखने को मिल रही है कि ईरान न्यूक्लियर डील है, राइट, जो कि इसी के ऊपर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को लिमिट करने के ऊपर बेस्ड हमें देखने को मिली थी, जो कि पहले साइन हुई थी, बट कंडीशन वापस से ईरान के ऊपर जो बन गई 2018 के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगा, जीरो ट्रेड पॉलिसी जो उसके ऊपर थोप दी गई यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, तब वो फिर से उसने अपने उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया जो चीज वो पहले फॉलो करता था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। Under the deal with world powers, the other signatories were to provide Iran with 20% enriched uranium needed for its research reactor। तो मतलब ये माना गया कि यूरेनियम सिर्फ रिसर्च अपनी एक्टिविटी कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी कर सके, इसलिए उसे उतना ही यूरेनियम एनरिचमेंट करने को अलाउ किया जाए जितना रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा अगर करेगा तो फिर वो न्यूक्लियर
बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ईरान वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनरिचिंग यूरेनियम अबव 3.67%। 3.67% से ज्यादा का जो यूरेनियम है, राइट, तो उसको ये जो है वो एनरिच नहीं कर सकता, बट कुछ एक्सेप्शन दे दिए जाएंगे। अगर कुछ चीजों में अगर उसको न्यूक्लियर एक्टिविटी अगर कंडक्ट करनी है तो फिर उसे अलाउ किया जाएगा, मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी करनी है तो। बाकी अगर वेपन्स वगैरह बनाने के लिए करना है तो इट विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। व्हाट इज द गोल ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट? यूरेनियम एनरिचमेंट का क्या गोल होता है? तो देखो, यूरेनियम के अंदर हमें एक रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड U-235। तो ये U-235 थोड़ा सा ध्यान में रखना। दैट कैन बी यूज टू पावर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर करने के काम में आता है, और लो एनरिचमेंट लेवल पे, एंड टू फ्यूल न्यूक्लियर बॉम्ब्स एट मच हायर लेवल, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हायर लेवल पर एनरिच करने के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। द गोल ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट इज टू रेज द परसेंटेज लेवल ऑफ यूरेनियम U-235, राइट। यूरेनियम एनरिचमेंट का गोल यही होता है कि U-235 के परसेंटेज लेवल को इंक्रीज करना, विच इज ऑफन डन थ्रू यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स। तो सेंट्रीफ्यूग्स के उपयोग, जो ये मशीन्स होती है सेंट्रीफ्यूग मशीन्स, तो इनका उपयोग करके जो है ये एनरिचमेंट के लेवल को, इसके परसेंटेज लेवल को जो है वो इंक्रीज करते हैं। हाउ मच एनरिच्ड यूरेनियम डज ईरान नाउ पोजेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो उतना कुछ उसकी वो आपको ध्यान में रखना है कितना वो पोजेस कर रहा है आज की डेट में, राइट। रफली 14 गुना ज्यादा द लिमिट अंडर न्यूक्लियर रिकॉर्ड। तो आज की डेट में जो लिमिट जो उसको दी गई थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत 2015 ईरान न्यूक्लियर डील के तहत, राइट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत, तो उससे कंपैरिजन में रफली 14 गुना ज्यादा ये एनरिच जो है वो कर रहा है। थ्योरेटिकली इनफ टू पावर अबाउट 3 एटॉमिक बॉम्ब। तो 3 एटॉमिक बॉम्ब आज की डेट में बनाने लायक इसके पास एनरिचमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब चिंता वाली बात यही है कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाएगा, राइट, इस प्रकार से, तो इट विल इम्बैलेंस द वर्ल्ड ऑर्डर। तो दुनिया इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके कंसर्न में आ जाएगी, चीजें चिंता वाली बात हो जाएगी, राइट। इम्बैलेंस जो है वो एक प्रकार का क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ईरान यहाँ पर बनाएगा तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज वगैरह भी जो है वो स्टार्ट कर देंगी, राइट, ये बोलकर कि हमें तो ईरान से प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि ये डिटरेंट पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप एक डिटरेंट पॉलिसी भी पढ़ेंगे, राइट। तो अगर आप 2022 में बैच में है तो वो पूरी चीज मैं आपकी कवर करवा ही रहा हूँ, क्योंकि बैच के अंदर जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ है। तो ये था इस पूरा वाला टॉपिक, इससे बड़ा टॉपिक जो इतनी बार हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं, ये तो अब याद हो गया होगा लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी लोगों को, राइट, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है। अब गाइस देखिए, बात हो रही है काला पानी विवाद के बारे में। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, राइट। जमीन को लेकर डिस्प्यूट है कि किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये जमीन जो है वो आएगी, राइट। काला पानी क्षेत्र किसके अंदर जो है वो आएगा, तो ये हमारे हमारे कंट्रोल में, हमारा पार्ट है क्योंकि है। बट नेपाल बोलती है, और नेपाल का भी एक स्टेटमेंट आया, उनके नेपाली फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो है ये मैसेज आया सामने कि नेपाल के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबके बीच में ये सहमति है कि उत्तराखंड, जो इंडिया का उत्तराखंड है, तो वहां पर जो काला पानी है तो वो नेपाल का पार्ट है, राइट। तो ये चीज सामने आई, बट हम लोगों ने इसके क्लेम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये गलत है, राइट। इंडिया का पार्ट काला पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है काला पानी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तराखंड की पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ईस्टर्न मोस्ट एरिया पर हम लोग को ये काला पानी क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। और इसके नॉर्थ में जो है वो तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र है चाइना का, और ईस्ट और साउथ में आपको नेपाल कंट्री जो है वो नजर आएगी। तो नेपाल चाइना के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है ये काला पानी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिम्पिया धूरा है, लीपू लेक है, और काला पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एरिया है, इसके बीच में मतलब ये स्थित है, ये लोकेशन जो है वो इन्हीं सब एरियाज पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए लीपू लेक कहाँ पर है, तो तुरंत जो है वो लीपू लेक दर्रा भी हमें देखने को मिलता है। तो ये तुरंत आप क्लियर होना चाहिए कि ये यहीं पर ही है, राइट। उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, नेपाल के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द एरिया इज लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा टेरिटोरियल जमीन का डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलता है, क्षेत्रीय विवाद है ये, राइट। और इसमें एटलीस्ट 37,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो इन्वॉल्व है हाई हिमालयाज के अंदर। कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा कंट्रोल जो है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर है। एंड डिस्प्यूट का क्या कॉज हम लोग को देखने को मिलता है, तो काला पानी क्षेत्र का नाम जो
काला पानी जो नदी है, राइट, उसके नाम पर जो है वो पड़ा है काली नदी, काला पानी की नदी काली नदी, राइट। तो काली नदी के नाम पर इसका नाम जो है वो पड़ा है, यहाँ से बहने वाली जो नदी है, तो इसलिए इसका नाम काला पानी पड़ गया। तो इसका नाम काला पानी कैसे पड़ा? काली नदी के कारण पड़ा, राइट। इस क्षेत्र पर नेपाल का दावा इसी नदी पर आधारित है। तो नेपाल का जो क्लेम है इस क्षेत्र पर, तो वो इसी नदी के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। 1814 टू 1816 में हुए गोरखा युद्ध, एंग्लो नेपाल युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं गोरखा युद्ध या फिर एंग्लो नेपाल युद्ध, 1814 टू 1816 के बीच में हुआ था। तो इसके बाद काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, सुगौली की संधि, ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली हम लोग को देखने को मिली। तो इस संधि में, इस ट्रीटी में काली नदी को नेपाल की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। सन 1816 में संधि की पुष्टि की गई थी, रेक्टिफाई किया गया था इस पर्टिकुलर संधि को, इस ट्रीटी को। तो देखो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, पहला पॉइंट तो कि इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री है, राइट, वो किसे कहा गया है, या बाउंड्री को डिफाइन जो है वो किस चीज के आधार पर किया गया है, तो काली नदी के आधार पर किया गया है। बहुत क्लियर तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि काली नदी जो यहाँ से बहती है, तो उस नदी को ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। कब? 1814 टू 1816 के बाद। और 1814 टू 1816 के बाद क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा शासकों के बीच में, या गोरखास के बीच में हमें युद्ध देखने को मिला था, जिसे हम लोग गोरखा युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी जो है वो कहते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये संधि हुई, संधि का नाम है सुगौली की संधि। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो कब की है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सुगौली ये 1814 टू 1816 के बीच की हमें देखने को मिलती है, जिस समय ये गोरखा युद्ध हुआ था, या इंडो नेपाल युद्ध हम लोग को देखने को मिला था, या एंग्लो नेपाल युद्ध हम लोग को देखने को मिला था, राइट। जिसमें गोरखा रूलर से काठमांडू के और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में जो है ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसने डिक्लेयर किया कि काली नदी जो होगी वो इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री होगी। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री जो है वो बनी, ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो है वो बनी। अब देखिए ये ट्रीटी ऑफ ये सुगौली के तहत हमें देखने को मिला कि नेपाल ने कुमाऊं गाढ़वाल का जो क्षेत्र है वो खो दिया, उसको खोना पड़ा, राइट, जो कि वेस्ट में है, और ईस्ट में सिक्किम के क्षेत्र को उसे खोना पड़ा। तो नेपाल, इस ट्रीटी के तहत नेपाल का कुमाऊं गढ़वाल वाला क्षेत्र और सिक्किम वाला क्षेत्र जो है वो नेपाल के कंट्रोल से चला गया। एंड इस संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, आर्टिकल 5 के अनुसार, नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया। इस ट्रीटी के आर्टिकल 5 के तहत नेपाल ने अपना क्लेम जो था इस क्षेत्र के और काली नदी के वेस्ट वाला जो एरिया था वो छोड़ दिया, जो कि ओरिजिनेट होती है कहां से? हाई हिमालय से, और फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ जो है वो चली जाती है। देखो आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ब्रिटिश के रूलर्स ने रिकॉग्नाइज किया था नेपाल के राइट टू रीजन को, वो वाला क्षेत्र जो कि काली नदी के ईस्ट में होगा, राइट। तो क्लियर चीज आप ध्यान में रखो कि काली नदी है, उसके ईस्ट में वाला जो एरिया है वो किसका है? नेपाल का है। वेस्ट वाला एरिया जो है वो, और नॉर्थ वाला एरिया जो है वो इंडिया का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार, अभी जो वर्तमान मुद्दा है, प्रेजेंट इशू जो है, उसमें नेपाल के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग काली नदी के पूर्वी क्षेत्र की शुरुआत, काली नदी के ईस्ट क्षेत्र की शुरुआत नदी के उद्गम स्थल से मानी जानी चाहिए। तो मतलब ये कहा है कि नेपाल के एक्सपर्ट्स ने कि जहां से काली नदी ओरिजिनेट हो रही है, आप वहीं से ही इसके ईस्ट पार्ट को जो है वो मानो। बट ऑब्वियस बात है कि हमारा ये कहना है कि यार जो एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, काला पानी वाला जो एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जो क्षेत्र हम लोग को लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के पास का देखने को मिलता है, तो मेन डिस्प्यूट उस पर होना चाहिए, उसके ऊपर वाले क्षेत्र पर क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। जो डिस्प्यूटेड एरिया उसी को आप जो है वो इसकी तरफ मानो। बट वो बोल रहा है कि नहीं, पूरे एरिया को, पूरी काली नदी जो है उसके ईस्ट वाले एरिया से, या फिर जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, तो उसके ईस्ट में जितनी भी चीजें आ रही है वो नेपाल के कंट्रोल में जो है वो जाएंगी। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेपाल क्लेम्स दैट लैंड मास high in the mountain that falls to the east of entire stretch starting from लिम्पियाधुरा downwards is theirs। अब स्टार्टिंग से, यानी कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं भी है, तो वो बोलती है कि स्टार्टिंग से ही पूरा जो ये नदी जहां से ओरिजिनेट हो रही है, उसके जो ईस्ट वाला एरिया होगा वो पूरा का पूरा नेपाल का होगा। वही चीज तो मैंने भी आपको बताई। इंडिया ऑन अदर हैंड सेज द बॉर्डर बिगिंस एट काला पानी
इंडिया नेपाल की बॉर्डर जो है वो शुरू होती है काला पानी पे, विच इंडिया सेज इज वेयर द रिवर बिगिंस, और इंडिया का कहना है यहीं से जो है वो नदी शुरू हो रही है, जहां से ये बॉर्डर हम लोग को देखने को मिल रही है। द डिस्प्यूट इज मेनली बिकॉज ऑफ वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर। तो दोनों ही कंट्रीज के कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और स्पेशली इसके जो माउंटेन्स है, तो उसको लेकर ये डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलता है। वाइल नेपाल क्लेम्स ऑफ टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली इज बेस्ड ऑन लिम्पियाधुरा ओरिजिन, एंड इंडिया सेज द रिवर एक्चुअली टेक्स द नेम काली नियर कालापानी, राइट। तो काला पानी क्षेत्र जहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो नदी के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और नदी का ओरिजिन भी वो इसीलिए बोलते हैं कि ये नदी का ओरिजिन जो है वो क्षेत्र के कारण जो है वो हुआ है, काला पानी, राइट। तो ये चीज जो है वो कही जाती है, और नेपाल बोलता है कि नहीं, लिम्पियाधुरा जो माउंटेन है उसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसका जो क्लेम है वो लिम्पियाधुरा को लेकर है, और हमारा क्लेम जो है वो इस टेरिटरी को लेकर है। देखो, आपको इतना डिटेल में नहीं आना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है सिंपल सी चीज, एक तो ट्रीटी ऑफ सुगौली को याद रखिएगा कि जिसके तहत इंडिया और नेपाल की ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो है वो स्टैब्लिश हुई, कौन से ईयर में हुई, तो 1813 मेरे ख्याल से 1814 टू 16 में ये एंग्लो नेपाल वॉर हम लोग को देखने को मिला था, गोरखा वॉर हम लोग को देखने को मिला था, राइट, ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर उसके बाद ये ट्रीटी हुई, और ट्रीटी के तहत नेपाल को अपनी टेरिटरी दे दी गई और इंडिया को जो है वो टेरिटरी घोषित कर दी गई, यानी कि एक बॉर्डर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, राइट, काली नदी को। और देखिए, नेपाल जो है वो क्लेम करता है कि लिम्पियाधुरा से इसकी बाउंड्री जो है वो बनाई जाए, ना कि काला पानी से, और हम क्लेम करते हैं कि नहीं, ये काला पानी से ही बनाई जाए, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो काला पानी को ही लेकर है ना, तो इसलिए काला पानी से ही बनाया जाए, और काला पानी एरिया हमारा है, उसके ईस्ट वाला एरिया जो होगा वो आपका होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी। लास्ट ईयर कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रजिस्टर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोशन टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द मैप। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने एक मैप भी जो है वो अपना डिक्लेयर कर दिया था, एक ऑफिशियल मैप डिक्लेयर किया था, जिसमें क्लियरली बता रहे थे ये कि टेरिटरी जो लिम्पियाधुरा से शुरू हो रही है, काली नदी के सोर्स से जो शुरू हो रही है काला पानी तक, उसके ईस्ट वाला पूरा जो एरिया है, राइट, लीपू लेक पास हो गया, और उसके नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है, ट्रायंगुलर क्षेत्र जो है वो उसकी टेरिटरी में आ जाएगा। यानी कि इन्होंने एक बार अपना एक मैप जो है वो रिलीज किया था पिछले साल, तो जिसमें उन्होंने ये पूरी चीज जो है वो दिखा दी थी कि इंडिया का जो एरिया है, राइट, मतलब ये जो डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और नेपाल के बीच में, वो नेपाल का है, और इस पर्टिकुलर मैप को जो है वो ऑफिशियल दर्जा जो है वो दे दिया था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, राइट। तो ये चीज पिछले साल हम लोग को देखने को मिली थी। एंड इंडियन ऑब्जर्वर सेज दैट दिस मूव मेक्स एनी फ्यूचर सोल्यूशन ऑन काला पानी इश्यूज नियरली इम्पॉसिबल। तो ऐसी हरकत जो नेपाल ने करी है, तो उस हरकत पर अब जो भी डेवलपमेंट्स होने थे इन फ्यूचर, शायद पॉजिटिव वे में होते नेपाल के लिए, बट फिर अब वो नहीं होने वाले, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। तो देखिए, प्रपोजल है, प्रपोजल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज पंजाब सरकार ने कही है। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि पैडी क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज हैं, यानी कि जिसके कारण स्टबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, चारा जो है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं ये गाय भैंस को जो है वो खिलाने के लिए, एनिमल्स के फोडर के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और पंजाब के अंदर 20 मिलियन से भी ज्यादा टन पैडी स्ट्रॉ का जो है वो प्रोड्यूस होता है हर साल, एंड मोस्ट ऑफ इट बर्न इन फील्ड बाय फार्मर्स। तो फार्मर जो है वो ज्यादातर इस पर्टिकुलर पैडी के जो रेसिड्यूज है, स्ट्रॉ जो है, तो उसको जो है वो जला देते हैं क्लियर करने के पर्पस के लिए, राइट। तो वही स्टबल बर्निंग का एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसके कारण से पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, राइट। एंड टोटल वैल्यू इस स्ट्रॉ की अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए, राइट, एंड कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज रेट ऑफ ₹200 पर क्विंटल। तो 200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, तो 400 करोड़ रुपए जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो बताई जाती है अप्रोक्सीमेटली पंजाब के अंदर, जिसे ऑलमोस्ट बर्न कर दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसको बर्न करने की जगह आप इसको कैटल को फीड करने के पर्पस के लिए उपयोग में ले सकते हैं, राइट। दिस अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक लॉस अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ 77,000 टन्स ऑफ नाइट्रोजन and 5.6 million tons of total digestible nutrients which could be used for ruminant production। तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना मेजर लॉस जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही हुआ, बट उसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन हो गया, राइट, और साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि जो खाना जो मिलना चाहिए था कैटल्स वगैरह को, वो नहीं मिल पा रहा था, वो भी अगेन उसके लिए उसका एक लॉस जो है वो इन्होंने क्वांटिफाई करके बताया। बट आपको इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज, ये स्टबल बर्निंग के बारे में एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, या फिर आप मेंशन कर सकते हो स्टबल बर्निंग का एक और सजेशन कि आप जो है वो जो स्टबल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये जो फील्ड में जो भूसा जो पड़ा रहता है, इसके बाद जैसे कि खेत है, खेत में कटाई हो गई, राइट, तो उसके बाद जो वेस्ट जो पड़ा हुआ है, राइट, जो भूसा हम लोग को देखने को मिलता है जो पड़ा रहता है, तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं किसान, और इसको बेचा जा सकता है, राइट। हर्डर्स को, जो लोग चरवाए वगैरह होते हैं, उनको बेचा जा सकता है, या फिर किसान के पास खुद के जो है वो एनिमल्स है,
तो उनके फीड स्टॉक में जो है वो काम में लिया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। अब चैलेंजेस क्या है, तो धान की पराली को सीधे खेतों से लाकर जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर हाई सिलिका होता है, राइट, इसके अंदर हाई सिलिका, और हम लोग को लिग्निन देखने को मिलता है, उसके कंटेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है। हायर सेलिनियम कंटेंट इन पैडी स्ट्रॉ ऑल्सो लिमिट इट यूज एज फॉडर इन एनिमल्स एज कंपेयर टू व्हीट स्ट्रॉ। तो पैडी स्ट्रॉ जो है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये गेहूं का हम लोग को स्ट्रॉ देखने को मिलता है, राइट। तो गेहूं के भूसे की तुलना में पशुओं में चारे के रूप में इसका जो उपयोग है, ये पराली की जो धान हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ये जो इसका जो भूसा है, ये उतना पैडी का भूसा जो है वो उतना ठीक नहीं माना जाता है, राइट। तो ये इसका एक मेजर चैलेंज है। पैडी ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सलेट्स 2 to 2.5% विच लेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट भी होता है जिसके कारण से कैल्शियम डेफिशिएंसी भी जो है वो जानवरों में हो सकती है। तो ये सब चैलेंजेस है। अब इन सब चैलेंजेस को जो है वो कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इफ गिवन इन मॉडरेट क्वांटिटीज, यानी कि हल्की फुल्की क्वांटिटी में अगर उनको दिया जाए, कम क्वांटिटी में दिया जाए, राइट, तो फिर इतनी प्रॉब्लम जो है वो एनिमल्स को नहीं आएगी। एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सलेट्स, मिनरल मिक्सचर शुड ऑलवेज बी फेड अलोंग विद स्ट्रॉ। तो इस स्ट्रॉ के साथ कुछ और चीजें जो है वो ऐड कर दो, राइट, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन जो ह्यूमंस के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, फूड फोर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस, बट वी नो अबाउट इट कि फूड फोर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। एक आर्टिकल में, बहुत अच्छे आर्टिकल में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। इसके अंदर आप यूरिया ट्रीटमेंट कर सकते हो, पैडी स्ट्रॉ का यूरिया प्लस मोलासिस ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हो। तो ये सब सोल्यूशन जो है वो इसके दिए हुए हैं। और एक और चीज, स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए बायो डिकम्पोजर का उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली सरकार जो है वो स्प्रे कर रही है, बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन लेकर आई है। अच्छा, ये बायो डिकम्पोजर में होता है क्या? डीकम्पोज मतलब कि सड़ा देना, राइट। कंपोज, डीकम्पोज बोलते हैं ना कि डीकम्पोजिशन हो रहा है, सड़ रही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कोई भी चीज। तो ये क्या होता है, ये स्प्रे जो होता है ना, ये क्या करता है, ये जितने भी स्टबल हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको डीकम्पोज, उसके डीकम्पोजिशन रेट को बहुत फास्ट कर देता है, जिसके कारण कि ये मिट्टी में जो है वो मिक्स हो जाए, और मिट्टी में जब मिक्स हो जाएंगे तो ये मिट्टी को जो है वो और न्यूट्रिशियस रिच जो है वो बना देंगे। तो ये एक चीज है, एक सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो दिल्ली सरकार जो है वो लेकर आई है, बायो डिकम्पोजर का, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, कि जो खेत में ये जो भूसा पड़ा रहता है ना, तो इसके ऊपर ये स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद ये बहुत तेजी से डिकम्पोज होगा और तुरंत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, और इवन सॉइल के न्यूट्रिशन के लिए भी जो है वो काफी हेल्दी जो है ये रहेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूसा डिकम्पोजर इज अ मिक्स ऑफ 7 फंगाई। तो इसके अंदर 7 फंगाई हम लोग को देखने को मिलती है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम्स, जिसके कारण से सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन पैडी स्ट्रॉ के अंदर डाइजेस्ट हो सके। और फंगाई जो है ये 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पनपती है, आप ये कह सकते हैं, और विकसित होती है। विच इज द टेम्परेचर प्रिवेलिंग व्हेन पैडी इज हार्वेस्टेड एंड व्हीट इज सोन। तो ये वो टेम्परेचर है जिस समय पैडी की हार्वेस्टिंग होती है और गेहूं की बुवाई जो है वो की जाती है, पैडी की कटाई और गेहूं की बुवाई। हाउ दीज डिकम्पोजर्स आर यूज्ड ऑन फील्ड। तो इस डिकम्पोजर को कैसे फील्ड में उपयोग करेंगे हम लोग, तो लिक्विड फॉर्मुलेशन इज फॉर्म्ड यूजिंग डिकम्पोजर कैप्सूल्स एंड फर्मेंटिंग इट ओवर 8 to 10 days एंड देन स्प्रेइंग द मिक्सचर। तो होता ही क्या है कि कैप्सूल के फॉर्म में ये डिकम्पोजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, डिकम्पोजर कैप्सूल हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसको कुछ दिन तक सड़ाया जाता है, 8 से 10 दिन तक, और उसके बाद फिर फील्ड के अंदर जो है वो इसको स्प्रे किया जाता है। सड़ाने का मेन मकसद ये है कि इसमें फंगाई का डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाए, और फिर जब ये फील्ड में स्प्रे होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फंगाई बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन रेट को जो है वो इंक्रीज कर देगी। तो वही चीज है, सिंपल सी जो मैंने आपको जो स्टोरी बताई ना, वो आप दिमाग में रखिएगा। फार्मर 25 लीटर लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं 4 कैप्सूल और जैगरी के साथ, गुड़ के साथ, चिकपी फ्लोर के साथ। चिकपी मतलब वो मेरे ख्याल से वो होता है ना कि चना जो हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार के चने होते हैं, आटे के चने बोल सकते हो आप, या घोड़े वाले चने बोलते हैं ना जिसको, वो ये चिकपी घोड़े वाले चने, वो येलो टाइप के छोटे छोटे चने जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकते हो। द मिक्सचर इज सफिशिएंट टू कवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इतना मिक्सचर है जो है वो 1 हेक्टेयर जमीन पर आसानी से जो है वो काम कर सकता है। इट टेक्स अराउंड 20 days फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। टोटल 20 दिन लगेगा जिसमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड इन 20 days में जो स्ट्रॉ जो होगा तो वो पूरी तरह से, यानी कि ये जो स्टबल जो हमें देखने को मिलेंगे वो पूरी तरह से जो है वो डिकम्पोज होकर सॉइल में जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हम लोग को होगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मैन्योर की तरह जो है वो काम करेंगे, राइट। और कम से कम फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि ये आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि ये बायो डिकम्पोजर कंपोजर की जो प्रोसेस है, ये बेसिकली
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेगी। दो फोल्ड एक्शंस इसके हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बंदूक से दो निशाने, राइट। हम निशाना मार रहे हैं किसके ऊपर कि यार ये चीज जो है वो मतलब ठीक हो जाए, स्टबल की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए, बट स्टबल की प्रॉब्लम भी ठीक करेंगे हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू, और प्लस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को भी प्रमोट करेंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। एफिशिएंट और इफेक्टिव है, सस्ता है बताया जाता है। इसके काफी सारे उपयोग हम लोग को, जैसे मैंने भी आपको बताया, स्टबल बर्निंग को रोकने के अलावा भी हमें देखने को मिलते हैं। इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल यूज टेक्नोलॉजीज की हमें देखने को मिलती है। तो ये थी सिंपल सी चीज जिसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संघ की बात करते हैं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन अभी रिसेंटली फॉर्मली लॉन्च हुई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन हम लोग को स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज की देखने को मिल रही है। इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का मेन एम ये है to be a forum of space industry in the Indian private sector and partners the government of India and other key stakeholders across the space industries segments in making the nation self-reliant in the area as well as to become a global service provider। आपको शायद याद आ रहा होगा, बहुत समय से इंडिया जो है वो टारगेट कर रही है कि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए स्पेस एक्टिविटीज के लिए, स्पेस के मिशंस के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी रोल को बढ़ाया जाए। तो वही ये चीज है, ये एक फोरम है, राइट। ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये एक फोरम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग होंगे स्पेस से जुड़े हुए, राइट, प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे स्पेस से जुड़े, और भी जो भी स्टेक होल्डर्स है जो स्पेस एक्टिविटी से एसोसिएटेड है वो सब यहाँ पर इस फोरम में मेंशन होंगे। एंड हमारी कंट्री के स्पेस सेक्टर को एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये सब मिलकर डायलॉग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे और वेरियस प्रोजेक्ट्स पर हो सकता है कि साथ में मिलकर काम करें, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। It aims to contribute to the government of India's vision of making India आत्मनिर्भर। स्पेस सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फोरम के तौर पर हम लोग को एसोसिएशन देखने को मिलेगा। एंड ग्लोबल लीडर इन द स्पेस अरेना विच इज फास्ट इमर्जिंग एज द नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर फॉर मैनकाइंड। और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाने पर ये फोरम जो है वो मदद करेगा। एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीडिंग होम ग्रोन एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन with advanced capabilities in space and satellite technologies। तो इंडिया की भी जो प्राइवेट सेक्टर्स और ग्लोबली वर्ल्ड के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, राइट, तो वो यहाँ पर आएंगे और इंडिया के स्पेस सेक्टर को जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे उसको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, तो उस पर मिलकर जो है ये काम कर सकेंगे। तो ये फायदा इसका होने वाला है। तो ये सब लोग होंगे। इसमें बताया जा रहा है अभी भारतीय एयरटेल के मेंबर्स होंगे, राइट, लार्सन एंड टर्बो और नेल्को, टाटा ग्रुप जो है, वन वेब, मैप माई इंडिया, राइट, वालचंद नागर इंडस्ट्री, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी। तो इन सब मेंबर्स इसके हम लोग को देखने को मिलेंगे। और भी है इसके अंदर, गोदरेज है, राइट, अनंत टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है, राइट, और भी काफी सारे हैं, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बीईएल, मक्सर इंडिया, राइट, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूक्स इंडिया, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये मिलेंगे, मिलकर जो है वो स्पेस सेक्टर को बढ़ाने के ऊपर जो है वो काम करेंगे, पॉलिसीज वगैरह बनाने के ऊपर जो है वो काम करेंगे, राइट, डायलॉग्स वगैरह के थ्रू, राइट। इसके अलावा ग्लोबल लिंकेजेस जो है वो क्रिएट किए जाए, और भी जैसे कि जहां जहां पर आवश्यकता पड़े, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज वगैरह जो है जहां पर कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो वो इंडिया के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सके, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके स्पेस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा हमारे इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए भी जो है वो प्लान आउट किया जाएगा। तो ये भी इसके फंक्शन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वही पूरी चीजें हैं एज इट इज जो रिपीट हुई है मल्टीपल टाइम्स, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर 75 years since independence, Indian space has been dominated by single umbrella of Indian government and government institution। तो 75 साल तक हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि जैसे इसरो हुआ या स्पेस सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है पूरी तरह से। अब धीरे से जो है वो उसे लिबरलाइज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो लाया जा रहा है, राइट, इसके अंदर, कि जिससे कि ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट आए बल्कि न्यू टेक्नोलॉजीज भी आए और वेरियस जो चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए वेरियस माइंड्स हम लोग को देखने को मिले, राइट, वेरियस ग्लोबल लीडर्स हम लोग को देखने को मिले, राइट, पावर्स जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की, स्टार्टअप की, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की जो ग्रो होती जा रही है आज की डेट में इंडिया के अंदर और फॉरेन में, तो वो सब इसका जो है वो हिस्सा बन सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बिसाइड्स, अकॉर्डिंग टू इसरो, द करेंट साइज ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी स्टैंड at about $360 billion। However, India accounts for only 2% of the space economy with potential to capture 9% of the global market share by 2030। हमारे पास पोटेंशियल है कि 2030 तक हम लोग पूरे दुनिया भर का
मतलब जैसे कि ग्लोबल मार्केट शेयर जो है वो 9% पर ला सकते हैं, जो कि आज की रेट में हम मात्र 2% पर ही है। तो पूरे स्पेस के मामले में 2% ही कंट्रीब्यूशन हमारा इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। 2% ही ग्लोबल मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसको हम बढ़ाकर जो है वो 9% जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसरो का भी कुछ आंकड़ों के थ्रू बताना है। हाउ आर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क ग्रोइंग? सेवरल इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज have bet on satellite communication as the next frontier to provide internet connectivity at the retail level। तो आप जानते हैं काफी सारी कंपनीज हैं जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराने के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह। तो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइवेट कंपनीज की खुद की सैटेलाइट्स वगैरह भी अब आने वाले समय में होने वाली है, राइट। तो हम भी इस चीज को जो है प्रमोट कर सकें, तो इसके लिए हम ये फोरम जो है वो लेकर आए। स्पेशली हम लोग देखो, मेन चीज ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को अब इन्वॉल्व करना है, जिससे कि हम अपने स्पेस सेक्टर को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकें, राइट। तो ये चीज बस मेन है इस टॉपिक के अंदर, बाकी पूरी चीज ऐसा कुछ काम की नहीं है, राइट। और कुछ फैक्ट्स वगैरह है जो कि मैंने भी आपको बता ही दिए हैं, जैसे कि ये वाली चीज आप जान लो थोड़ा सा, राइट, कि कौन सी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क ग्रो करने वाली कौन सी कंपनी है। जैसे स्पेस एक्स की स्टारलिंक हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सुनील भारती मित्तल की वनवेब, अमेजॉन का प्रोजेक्ट कुइपर, यूएस सैटेलाइट मेकर ह्यूज कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें हैं। तो इंटरनेट सैटेलाइट के बेनिफिट क्या होंगे कि दूर दराज के एरिया पर जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो सैटेलाइट के माध्यम से वहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अलाउ की जा सकेगी। एज ऑफ नाउ हाउएवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिमेन्स लिमिटेड टू यूज बाय कॉर्पोरेट्स। आज की डेट में सिर्फ सैटेलाइट जो है वो कॉर्पोरेट्स ही यूज करती हैं, राइट। और इवन जैसे इमरजेंसी यूज के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कल को आप कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो आपके पास भी एक सैटेलाइट फोन होगा, राइट, जिससे कि आप अथॉरिटीज को जो है वो कनेक्ट कर सके, राइट, सैटेलाइट फोन के माध्यम से। तो वही चीज है कि आप इसको ऑपरेट कर सकें लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। कंसर्न एंड चैलेंजेस की बात करें तो कंसर्न ओवर द क्राउडिंग ऑफ ऑर्बिटल स्पेस बाय दीज मल्टीपल लॉन्चेस। तो चिंता वाली बात यही है कि इतने सारे हमें देखने को मिलेगा। मतलब वही बात है कि आज की डेट में ऑलरेडी हमारा जो स्पेस है, राइट, स्पेस की अगर हम बात करें, जैसे गूगल पे आप टाइप करेंगे कि स्पेस में कितनी सैटेलाइट्स है, तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा ये धरती और उसमें बिल्कुल भरा हुआ, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि कीड़े मकोड़े, बहुत सारे मच्छर आपको दिखाई देंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ऑलरेडी हमारा जो स्पेस का जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, राइट। और हम कोशिश कर रहे थे कि यार ये ट्रैफिक जो है वो लो हो, बट प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ट्रैफिक जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ट्रैफिक बढ़ने से आपस में सैटेलाइट्स टकराने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिससे कि और नुकसान होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है, इससे क्या होगा कि स्पेस में पॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये क्या होगा, जैसी सैटेलाइट्स टूटेंगी तो उसके जो टूटे हुए पार्ट्स हैं, यानी कि उसका जो मलबा है, वो सैटेलाइट, वो स्पेस में जो है वो सैटेलाइट का मलबा जो है वो घूमता रहेगा, जो कि अगेन दूसरी एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए हार्मफुल होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा वो टॉपिक गाइस, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ आज का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में। एंड अगर आपको यूपीएससी 2022 वाले बैच को ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, राइट। तो अपन और पूरी डिटेल्स उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और अपन मिलेंगे अब कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।